Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss some MCQs of chapter number 8, Cell, the Unit of Life, and this is the part second video. In part first हमने question number 1 से लेके 7 question तक हमने complete कर लिया था, and this is the second video. So this is question number 8. Which of the following statement is true for a secretory cell? वो सेल्स होती हैं secretory cells जो कुछ किसी तरीके की चीजों को सिक्रीट करती है. ठीक है, जस्ट फॉर एन ब्रीफ हम ये समझते हैं. जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है. गोल्जी apparatus is absent. Rough endoplasmic reticulum is easily observed in the cell. Only smooth endoplasmic reticulum is present, and the fourth one is secretory granules are formed in nucleus. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो RER है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास जो है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है, और राइबोसोम लगे होने की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है. ठीक है, तो राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस. और अगर राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब वो राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है तो वो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और इसके साथ साथ ये सिक्रीटिन ग्रेन्यूल्स को भी ये रिलीज करता है. ठीक है, सिक्रीटिन ग्रेन्यूल्स को भी. तो यहाँ पे आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल में इजिली आपको ये इसके लिए ये बनाने के लिए जो है क्लियर विजिबल रहेगा. नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे देखिए ऑप्शन. अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. गोल्जी apparatus इज एब्सेंट. नहीं, गोल्जी apparatus जो है वो सिक्रेटरी सेल में प्रेजेंट रहते हैं. क्या होता है ये? प्रेजेंट. थर्ड ऑप्शन है ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट. नो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही सिक्रेटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इक्वली. ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिस एरिया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर, या इसका मेन फंक्शन है लिपिड का फॉर्मेशन या लिपिड बायोसिंथेसिस. ठीक है, क्या काम है इसका? लिपिड बायोसिंथेसिस. ठीक है, नेक्स्ट एक सिक्रेटिन ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में नहीं बनता, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है. कोई भी टाइप का सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस में नहीं बनता है. तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द करेक्ट आंसर. Now, next question, what is a tonoplast? टोनोप्लास्ट होता क्या है? आप देखिए ये जो सेल आपको दिख रही है ये सेल है प्लांट सेल. ठीक है, टोनोप्लास्ट आपको प्लांट सेल में ही दिखेगा, एनिमल सेल में नहीं दिखता. तो ये प्लांट सेल में आपको पता है कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है. जितने भी आपको यहाँ पे ऑर्गेनेलीज दिखेंगे सब साइड साइड में दिखेंगे, बीच में बहुत बड़ा सा वैक्यूल है, और इस वैक्यूल में सांप भरा होता है. ठीक है, सांप. अब इस सांप की वजह से जितना ज्यादा सांप होगा उतना जो है इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा. जब मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा तो टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन एकदम हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से लीफ एकदम टाइट आपको लीफ दिखेगा, यानी कि टाइट मतलब एकदम फ्रेश लीफ दिखेगी. ठीक है, जैसे जैसे इसमें से वाटर का लॉस हो जाता है, इस वैक्यूल के बाहर जब वाटर निकल जाता है तो ये वैक्यूल धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है. प्रेशर जो है इससे रिलीज हो जाएगा, ये वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा. वैक्यूल का क्या श्रिंक होगा? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है ना वैक्यूल की, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ क्या लिखा है? वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन बाउंड्री है प्लांट सेल का, दैट इज टोनोप्लास्ट. तो जब ये लूज हो जाएगा तो आपकी जो लीफ है वो भी देखिए, जैसे इसमें वाटर लॉस होता है लीफ कितनी श्रिंक हो जाती है. ठीक है, तो वो जो श्रिंकिंग हो गई है लीफ में, दैट मीन्स उसमें से वाटर का लॉस हो रहा है. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ नहीं है. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पोरिन प्रोटीन्स का बना होता है, और अंदर वाला जो है वो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा उसके अंदर भरा हुआ होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहाँ भी आपका जो है ये सब पोरेंस है. इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट नहीं कहते हो. और सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो स्पेशल कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल ओनली. एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये बेसिक डिफरेंस है कि सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? ओनली इन प्लांट सेल. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट? मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गोल्जी apparatus या सिक्रेटिन जो भी हम देख रहे थे, ये सारी चीजें क्या है? ये आपको सबसे बाहर आपको एक सेल दिख रहा है. ठीक है, ये पूरा सेल है. सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं कुछ हद तक यहाँ पे दिखाया गया है. जैसे कि ये न्यूक्लियस है जो यहाँ पे देख रहा है आपको, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही काफी आगे एक्सटेंड होके बनाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यही जो सिक्रेटिन है, ये जो आपके वेसिकल्स हैं वो रिलीज होकर बनाते हैं गोल्जी apparatus, जिसके अंदर प्रोटीन की पैकेजिंग होती है. एंड ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है दिस इज द साइटोप्लाज्म.
ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी होता है, राइबोसोम अटैच्ड फॉर्म में भी होता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है येलोइश पार्ट, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे आपको इस तरीके से येलो पार्ट नहीं दिख रहा है, इसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द साइटोस्केलेटन, जो है जो इस सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, शेप, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको फंक्शंस दिखा रहा है कि आपका ये गोल्गी एपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका स्पेशल फंक्शन क्या है, ये सारी चीज आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। काफी बार क्वेश्चन पूछता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, प्रो में न्यूक्लियस नहीं है, यू में न्यूक्लियस है। ठीक है, आपका जो यूकैरियोटिक होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है डी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ये तो ट्रू है यूकैरियोटिक के लिए, बट यहाँ पे लिखा है जो नहीं ट्रू है वो बताना है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें उसका स्पेशल डीएनए भी होता है, उसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सब कुछ एक प्रोकैरियोट के जैसा ही होता है, बट इसका कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा पार्ट डीएनए का ये जो डिपेंडेंट होता है सेल के ऊपर, इसलिए सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए है, यस दिस इज आल्सो ट्रू यूकैरियोटिक सेल के लिए, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द रॉन्ग आंसर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, ये बैक्टीरिया में होता है ऐसा। किसमें होता है ऐसा? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में देखोगे आपको जो सेल वॉल होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होगा, इसके साथ साथ टिकोइक एसिड भी होता है, टिकोइक एसिड, और इसके साथ साथ लाइपोपॉलीसैकेराइड ए। ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड ए ये भी प्रेजेंट होता है इसके साथ साथ। तो ये बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है, एंड बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यस, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s होते हैं। अगर यहीं पे लिखा होता 70s तो ये हो जाता प्रोकैरियोट का कैरेक्टर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो ये होगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द यूकैरियोटिक सेल, एंड दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is not true for plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता एनिमल सेल में? सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर बाय चांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पर उन्होंने लिखा होता सेल मेम्ब्रेन, तो भी आपका आंसर जो है मतलब तो भी आपका जो चीज होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ऐसे लिखा होता वो करेक्ट होता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है। सेल वॉल इज अ डिफरेंट थिंग एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। ठीक है, लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट। तो लिपिड जो है वो बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्रू। ठीक है, इसका नेक्स्ट में आपको ये डायग्राम दिख जाएगा। ये लिपिड, ये देखिए लिपिड की फर्स्ट लेयर ये है, ये पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर, और ये जो नीचे आपको एक लाइन में दिख रही है ये आपकी सेकेंड लेयर है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कल इसके ऊपर क्वेश्चन हमने पढ़ा था। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। कहीं लिखा नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। यानी कि पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं है, ये फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो करता रहता है, और फ्लो करने की वजह से इसमें ये फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहती है। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन आपको पेरिफेरल प्रोटीन भी दिख रही है, प्रोटीन आपको इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उनको कहते हैं जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन और लिपिड की फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, इंटीग्रल उनको पेरिफेरल उनको कहते हैं जो किसी भी एक मेम्ब्रेन में, चाहे वो नीचे वाले लोअर मेम्ब्रेन में हो चाहे अपर मेम्ब्रेन में हो। ठीक है, ये जितने भी आपको ऑरेंजेस दिख रहे हैं ये आपके लिपिड्स हैं। ठीक है, ये इनकी टेल है, इन लिपिड्स की टेल है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है ना, तो ये टेल है। जो टेल है वो टेल को हम कहते हैं हाइड्रो, लिखा तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, और जो इसका हेड होता है, देखिए आपका जो लिपिड होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जो नीचे का स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कह रहे हैं? टेल कह रहे हैं। ये टेल होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हेटिंग। ठीक है, और जो हेड होता है, हेड, ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, इसलिए ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब लिपिड्स के ऊपर आपको जो वाई शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है कार्बोहाइड्रेट। जब ये लिपिड से जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये लिखा है ग्लाइकोलिपिड, देखिए यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड। जब यही आपका कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन से जुड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बीच में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पहला ऑप्शन तो सही है, उन्होंने नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन इस पे ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट इन बोथ ये सही है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। लिपिड इज प्रेजेंट इन बाइलेयर, अभी हमने देखा कि यस बाइलेयर होता है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, ये भी बात सही है। आपने देख लिया अभी कि जो प्रोटीन्स है वो दोनों प्रेजेंट, इंटीग्रेटेड भी है और लूजली एसोसिएटेड भी है, यानी पेरिफेरल भी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वहां पे जब लिपिड से अटैच है तो हम उसको कह रहे हैं ग्लाइकोलिपिड, जब वो प्रोटीन से अटैच है तो उसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। अप्रोक्सीमेटली 3% जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पूछा है नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा डी, 11 का डी। Question number 12. Plastid differ from mitochondria on the basis of one of the following features. Mark the right answer. Presence of two layers of membrane. Yes, plastid का देखिए, plastid में दिख रहा है आपको outer membrane, inner membrane. Again mitochondria देखिए, ये जो है ये आपका mitochondria है और ये प्लास्टिड का एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है, यानी कि ये तो बात गलत हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम भी दोनों प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, जिनके पास अपना राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए भी प्रेजेंट है, लेकिन थाइलाकोइड्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं प्रेजेंट होता। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमल रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये थाइलाकोइड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, दैट इज द सी। Okay, question number 13. Which of the following is not a function of cytoskeleton in a cell? कौन सा उसका फंक्शन नहीं है? देखिए साइटोस्केलेटन में ना 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड द थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल आपको सेल के अंदर वाले जगहों पे पाया जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल ही है जिसके ऊपर वेसाइकल्स जो है वॉक इन करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जो सेल का जो पूरा बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर उसकी शेप मेंटेन करने के लिए माइक्रोफिलामेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अंदर की तरफ माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में जो एक फिलामेंट आपको दिख रहा है लूज सा, वो है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये अंदर की तरफ आपका न्यूक्लियस है। तो ये सारे के सारे जो है एक तरीके से सेल का शेप और सेल का स्ट्रक्चर इनको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है। सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेली, यस, ऑर्गेनेली को ये सपोर्ट भी देते हैं सेल को, सेल की मोटिलिटी के लिए भी। अभी मैंने बताया ना कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली सेल की मोबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सेल के बाहर, ये बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि नॉट अ फंक्शन पूछा है तो ये इसका फंक्शन नहीं है। इंट्रा ट्रांसपोर्ट जो है वो इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने वाला कौन सा स्टेन है? 4 स्टेन का नाम दिया है, फास्ट ग्रीन, सैफ्रनिन, एसिटोकार्बीन एंड जेनस ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे चारों के बारे में समझते हैं। फास्ट ग्रीन क्या है? ये फास्ट ग्रीन जो है अल्कलाइन पीएच पे हिस्टोन को कलर करता है। किसको? हिस्टोन को। हिस्टोन जो है आपके सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है डीएनए की पैकेजिंग के लिए। इतना लंबा चौड़ा डीएनए, उसको उसकी पैकेजिंग करना जरूरी है ताकि वो छोटे से में रहे। ठीक है, ज्यादा फैले नहीं, तो वहां पे हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्टामर के फॉर्म में। कभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो हिस्टोन्स को जब हमें विजुअलाइज करना होता है तो हम उसको अल्कलाइन पीएच पे फास्ट ग्रीन देते हैं और वो कलर दे देता है, जिसकी वजह से हम उसको इजिली देख पाते हैं। डीएनए के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें जरूरत होता है कि हम हिस्टोन्स को
हटाएं तभी तो हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फास्ट ग्रीन इसके लिए। सैफ्रोनिन से आप न्यूक्लिक एसिड या फिर जो सेल्स का जो लिग्निन जो उसमें प्रेजेंट होता है, किसको किसको, एक तो न्यूक्लियाई को, और जो लिग्निन है सेल वॉल का, लिग्निन ऑफ सेल वॉल, उसको कलर करने के लिए आप सैफ्रोनिन का यूज करते हो, ठीक है। एसिटोकार्मीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए हो गया, जैसे आरएनए हो गया, उनको प्लस उसके साथ साथ ये क्रोमोसोम को भी कलर करने के लिए हेल्प करता है आपका एसिटोकार्मीन। जेनस ग्रीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जेनस ग्रीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए, विजुलाइज के लिए यूज किया जाता है। और जेनस ग्रीन ना एक तरीके का इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब आपको पता है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी करेंसी है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, एटीपी सिंथेज होता है इसके अंदर, इसलिए एटीपी रिलीज कर रहा है। अब इस एटीपी की वजह से पूरी एनर्जी जो हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी मिल रही है ना हमको, वो एटीपी की वजह से मिल रही है, ठीक है। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कई बार ऐसा होगा कि इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन, और कई बार ऐसा भी तो होगा जिस इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गया, ऑक्सीजन कम होगा, एब्सेंस नहीं कहूंगी लेकिन हाँ कम होगा, ठीक है। तो जेनस ग्रीन जो एक तरीके का इंडिकेटर है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में काफी ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड जब होगा, तो ये जो जेनस ग्रीन है वो ब्लू कलर देगा, किसके प्रेजेंस ऑफ, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लू कलर देगा। और जब ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगेगा या एब्सेंट होने लगेगा, कह सकते हो एब्सेंट होने लगेगा या लो होने लगेगा या लेस होने लगेगा, कुछ भी आप बोल दीजिए, ऑफ ऑक्सीजन, तो धीरे धीरे ये ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पिंक कलर में, ठीक है। पिंक कलर का माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब समझ जाइए उस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सिंपल क्वेश्चन कि स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज, एंड दैट इज द जेनस ग्रीन, ठीक है। सो विद दिस आज का हमारा ये सेशन भी खत्म होता है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल, उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।